फिर से कर लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं फिर, ठीक है। लिख लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम के पर्पज के लिए और जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, ठीक है। क्योंकि लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, दिखेंगे, जहाँ पे आप इसको अप्लाई करके आप देख सकते हैं। आजकल आपको इंटरनेट पे एक वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे लिखा आपको मिलेगा कि फिजिक्स प्लस हार्ड वर्क गिव्स यू गोल्ड मेडल। तो उसमें क्या होता है, साइकिलिस्ट की रेस होती है और एक आदमी साइकिल चलाता है, फिर अपने पैर को उठा लेता है बिना पैडल मारे हुए, और वो बाकी लोगों से आगे निकल जाता है। तो इसलिए जाता है क्योंकि वो अपने आई को चेंज करता है और ओमेगा को इंक्रीज करता है, इसलिए उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि वो फिजिक्स को यूज कर रहा होता है। तो आप लोग चाहें तो इंटरनेट पर उस वीडियो को ढूंढ करके कभी देख सकते हैं, ठीक है ना। क्या है ये, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन क्या बन जाएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। हमने पिछले क्लास में देखा था, क्या देखा था हमने कि टाउ इक्वल टू डी एल बाई डी टी आया था, है ना, टाउ इक्वल टू डी एल बाई डी टी। दिस इज इक्विवेलेंट टू द लॉ एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन, क्योंकि ये इसी के इक्विवेलेंट लॉ है, ठीक है। जैसे वहां पे एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है, यहाँ पे टाउ इक्वल टू डी एल बाई डी टी है, ठीक है ना। एंड न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने देखा था कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, तो सो यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे, इफ एक्सटर्नल टॉर्क on a particle or a system on a system on a particle or system is zero, then dl by dt will be क्या हो जाएगा बेटा, जीरो, ठीक है। दिस मीन्स L will be constant। अगर पार्टिकल की बात कर रहे हैं, अगर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि L क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट डॉट, जितने भी पार्टिकल आपके सिस्टम में हैं उन सबका वेक्टोरियल सम आपका रिजल्टेंट L होगा। ये इक्वल टू सॉरी कांस्टेंट होगा ना, ये इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। सिंपल से स्टेटमेंट, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड ऑन द सिस्टम, then angular momentum of the system will be constant. It means it will be conserved. Means final angular momentum will be equal to initial angular momentum. ठीक है, okay. Now since L is constant and we know that L equal to I omega. If L is constant, then it means I omega, it means omega I omega will also be constant. This implies I will be proportional to omega. This implies I will be inversely proportional to omega, ठीक है। It means if omega will increase of the system, then I will decrease, and if I will decrease, then omega will increase, ठीक है, ओके। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देगा यहाँ पे ये।
नोट करते हैं क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी इससे हमको। तो अगर टाउ एक्सटर्नल आपका 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट होगा, और यहां से मिलेगा हमें आई प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को लैंग्वेज में ऐसे, सिंस एंगुलर मोमेंटम means I omega remains constant कब, when tau equal to 0। ठीक है, remain constant, so when I decreases angular velocity omega increases and vice versa। ठीक है, ओके। तो इसका कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि इफ आई इंक्रीजेस दिस इंप्लाइज ओमेगा डिक्रीजेस। ठीक है, if I decreases then omega increases। ठीक है, and if I decreases then omega। सर ये इस लॉ से आया है? हाँ, इसी से आया है, क्योंकि ओके I ओमेगा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अगर I कम होगा तो ओमेगा को बड़ा करना पड़ेगा उस कांस्टेंट को करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि L इक्वल टू आई ओमेगा होता है। ठीक है, इनिशियली L इक्वल टू अगर I1 ओमेगा 1 है, ठीक है, L इनिशियल, और L फाइनल अगर आपका I2 ओमेगा 2 है। यस, ठीक है, एंड इफ टाउ इक्वल टू 0 तो Li विल बी Lf होगा, है ना। ठीक है, इसका मतलब I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 हो जाएगा। ठीक, L equal to I omega, if L initial is I1 omega 1 and L final is I2 omega 2, and if tau equal to 0 है, इन एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा, तो हमें पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, तो Li इक्वल टू Lf हो जाएगा। तो इस फार्मूले को अगर रखेंगे तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 मिल जाएगा हमको। ठीक है, ये भी फार्मूला डायरेक्टली यहीं से आया हुआ है, इसी का एक दूसरा फॉर्म है वो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके हम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के एग्जांपल्स। नंबर 1, the angular velocity of revolution, the angular velocity of revolution of a planet, the angular velocity of revolution of a planet around the sun
in an elliptical path. इसी चीज को हम अगले चैप्टर में ग्रेविटेशन में भी पढ़ेंगे, केपलर्स लॉ के नाम से, ठीक है। इन इलिप्टिकल ऑर्बिट increases when the planet come closer to the sun and vice versa, because planet comes closer to the sun because, इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, when planet comes closer to the sun, its moment of inertia decreases. Its moment of inertia decreases, and therefore omega यानी angular velocity increases. अब क्वेश्चन उठता है कि इस चीज को हम कैसे विजुलाइज करें कि डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं, ये हमें अगले चैप्टर में भी काम करेगा, हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो केपलर्स लॉ क्या है कि मैं उस लॉ को स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहा हूँ कि जो आपके प्लेनेट होते हैं वो इलिप्टिकल पाथ में आपके मोशन करते हैं, और इनमें से किसी एक फोकस पे, एलिप्स में 2 फोकस होते हैं, किसी एक फोकस पे सन रहता है। तो हमने मान लिया कि हमारा जो सन है वो इस फोकस पे है और दूसरा फोकस यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। तो जब आपका प्लेनेट पॉइंट ए पे हो या पॉइंट बी पे हो या पॉइंट सी पे हो या पॉइंट डी पे हो या पॉइंट ई पे हो या पॉइंट एफ पे हो, है ना, अलग अलग पॉइंट पे, तो क्या सिचुएशन बनेगी आपके साथ में। तो हमने आप लोगों को बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई होता है ये एक्चुअली में क्या होता है, एम आर स्क्वायर, यानी एम के स्क्वायर में डिफाइन किया था ना जारो मैग्नेटिक रेशियो के टर्म में, या इसी को समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर किया था। अगर सिंगल पार्टिकल प्लेनेट को पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं तो ये बन जाएगा आपका एम आर स्क्वायर बन जाएगा, वेयर आर इज डिस्टेंस of planet from the axis of rotation। यहाँ पे ये सन बन जाएगा, क्योंकि जहां पे सन होगा उसी के राउंड ही रिवॉल्व कर रहा है, तो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन सन से ही पास होगी, ठीक है। तो यहां से अब देखो जब इसके नजदीक होगा ये पॉइंट डी पे होगा, तो लेट्स दिस इज आर डी, ई पे होगा तो ये आर ई, एफ पे होगा तो ये आर एफ हो जाएगा, ए पे होगा तो ये डिस्टेंस आर ए बन जाएगा, है ना। यहाँ पे आर बी डिस्टेंस बन जाएगी, अगर यहाँ पे होगा तो आपके डिस्टेंस क्या बन जाएगी, ये आर सी, है ना। तो हम डायग्राम से देख सकते हैं इस चीज को क्लियरली, क्या देख सकते हैं कि आर ए इज ग्रेटर देन आर डी
आर बी इज ग्रेटर देन आर ई, या किसी को भी इससे कंपेयर कर सकते हैं आर एफ इज ग्रेटर देन आर ए, है ना। तो जब प्लेनेट आपका सन से ज्यादा डिस्टेंस पे है तो उसकी डिस्टेंस जो आर वैल्यू है वो ज्यादा है, तो हम किसी एक वैल्यू को इसमें से लेकर के कंपेयर कर लेते हैं। तो लेट्स आर बी एंड आर ई ले लेते हैं कंपेयर करने के लिए, ठीक है। हम दो सिचुएशन में निकालते हैं सिचुएशन को, हम आई ई निकालते हैं और आई बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आई ई निकालते हैं और आई बी निकालते हैं। तो आई ई कितना हो जाएगा? एम आर ई स्क्वायर हो जाएगा। आई बी कितना हो जाएगा? एम आर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको देखना है कि आई ई बड़ा होगा कि आई बी बड़ा होगा, आई ई बड़ा होगा कि आई बी बड़ा होगा। तो लेट अस चेक दिस कि आई बी बड़ा कि आई ई बड़ा है। तो क्या करें, इनको डिवाइड कर दें हम, आई ई को आई बी से डिवाइड कर दें। तो आई ई को आई बी से डिवाइड करेंगे तो एम एम सेम है, ये बन जाएगा आर ई का स्क्वायर अपॉन आर बी का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है बेटा। एंड बी नो, डायग्राम से बी नो कि आर ई इज ग्रेटर देन आर बी। तो ये क्या होगा? ये होगा एक पॉजिटिव नंबर और ग्रेटर देन 1 होगा। क्या होगा? ये पॉजिटिव नंबर भी होगा, ग्रेटर देन 1 होगा ये, ठीक है। दिस मीन्स ये रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1 होगा। तो दिस इंप्लाइज कि आई ई विल बी मोर देन, हेलो, यस सर। हाँ, आर ई अपॉन आर बी का रेशियो जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 हुआ तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो आई ई अपॉन आई बी, ये हो जाएगा ग्रेटर देन, क्योंकि हमें पता है कि आर ई बड़ा होता है, ठीक है। और ये ग्रेटर देन 1 तभी हो पाएगा जब आई बी आपका देखो यहाँ पे उल्टा लिख गया है, ये उल्टा लिख गया है क्योंकि डायग्राम में आर बी बड़ा है आर ई से। क्या है? वी नो दैट आर बी इज ग्रेटर देन आर ई है। तो जब आर बी बड़ा होगा आर ई से, आर बी बड़ा होगा आर ई से, तो आर ई स्क्वायर अपन आर ई स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स आई ई अपॉन आई बी विल बी लेस देन 1, लेस देन 1। और लेस देन 1 का मतलब हो गया कि आई ई विल बी लेस देन आई बी। क्या होगा? आई ई विल बी लेस देन आई बी। अब अगर आई ई लेस देन आई बी होगा और चूंकि बी और ए इन दोनों पोजीशन पे एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट है, यानी एल ए क्या है? एल ए इक्वल टू एल बी है, और हमको पता है कि एल ए इक्वल टू क्या होगा? आई ए ओमेगा ए हो जाए। मैं ए पॉइंट क्यों ले रहा हूं बेटा? जब मैं बी और पे कंपेयर कर रहा हूं तो बी और ही लो। हमें पता है कि एल ई इक्वल टू एल बी है, ये बन जाएगा आई ई ओमेगा ई इक्वल टू आई बी ओमेगा बी, है ना। यहां से देखो ओमेगा ई अपान ओमेगा बी मिल जाएगा आपको। ओमेगा ई अपान ओमेगा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये आई बी अपान आई ई, आई बी अपान आई ई, ठीक है। अभी यहाँ पीछे देखा था हमने कि आई ई अपान आई बी इज लेस देन 1 है, तो इसको हम दोबारा रिसफल करके लिखें और हमको इसको ओमेगा बी बाई ओमेगा ई लिखें तो हमको यही चीज मिल जाएगी। क्या लिखें इसको? ओमेगा बी बाई ओमेगा ई लिखें इसको, तो ये बन जाएगा हमारे पास में ओमेगा बी बाई ओमेगा ई, ये बन जाएगा आई ई बाई आई बी, और आई ई बाई आई बी आपका लेस देन 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ओमेगा बी बाई ओमेगा ई आल्सो लेस देन 1 हो जाएगा, है ना। ओमेगा बी बाई ओमेगा ई,
दिस मीन्स ओमेगा बी विल लेस देन ओमेगा ई। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन जो स्टेटमेंट लिखा हुआ दोनों आमने सामने आ गए। सिंस आई इज लेस देन आई बी देयरफॉर ओमेगा बी विल बी लेस देन ओमेगा ई। मतलब जब आपका प्लेनेट सन के करीब होगा या क्लोजर होगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। ठीक है, या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने की वजह से ही उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको देख लिया कि ये जो भी है ये ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, एक एग्जांपल इसका और देखते हैं। ये जो पीछे स्टेटमेंट देखा है इसको अगले चैप्टर में जब केपलर लॉ को पढ़ेंगे तो वहां पे इसके सेकेंड लॉ को प्रूव करने के लिए इसी को यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अनदर एग्जांपल, ए सर्कस एक्रोबेट performs his arms and legs closer to his body। जब ये ऐसा काम कर रहा है तो इसका इफेक्ट ये होता है कि वो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, ठीक है, ड्यू टू दिस he decreases its moment of inertia and hence increases its angular velocity। ठीक है, a circus acrobat performs feats involving spin by bringing his arms and legs closer to his body or vice versa। ठीक है, जब उसको दूर ले जाएगा तो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा और उसका ओमेगा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको चाहो तो इस स्टेटमेंट को अलग भी इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं हम कि ऑन ब्रिंगिंग the arms and legs closer to the body his moment of inertia I decreases and hence angular velocity omega increases। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल है, नोट कर लिया।
सर एक बार दिखा दो प्लीज प्रीवियस पेज। नेक्स्ट एग्जांपल है, ए पर्सन carrying heavy weight in his hand. And standing on a rotating platform can change the speed of platform when the person how he can change when the person suddenly folds his arms. तो क्या होगा, अगर अपने आर्म को फोल्ड करेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, when the person suddenly folds his arms, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, that is I decreases. Then angular speed of the platform when the person suddenly folds his arms, then angular speed of the platform increases. ठीक है, फोर्थ एग्जांपल है इसका, a driver performs ठीक है, इन दिस वे वो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करता है और इस तरीके से अपना एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर लेता है वो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं क्या है। ये है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज इन रेडियस ऑफ अर्थ।
क्या है? इफेक्ट ऑफ चेंज इन रेडियस ऑफ अर्थ ऑन इट्स टाइम पीरियड, on its time period. क्या होगा इम्पैक्ट? तो वी नो दैट कि एंगुलर मोमेंटम L इज आई ओमेगा, और ये आपका कांस्टेंट होता है अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे ना अप्लाई किया जाए। ठीक है, जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं किया जाएगा ये कांस्टेंट रहेगा आपका। तो हम इसी सिचुएशन में निकालते हैं। एंड वी नो दैट आई फॉर अर्थ, अर्थ क्या है कि स्फीयर ही तो है। ठीक है, 2/5 mr² हो जाएगा। एंड ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t। तो दिस इंप्लाइज सिंस आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट है आपका, इट मीन्स आई की जगह पे 2/5 mr² रख सकते हैं, ओमेगा की जगह 2π/t रख सकते हैं, और ये वैल्यू भी आपकी क्या होगी? ये वैल्यू भी आपकी कांस्टेंट होगी, है ना। तो इन दिस if m also remain constant, if m also remains constant, then r²/t क्या हो जाएगा? will be constant। क्योंकि m कांस्टेंट हो जाएगा तो 2π/5 सब कांस्टेंट है, तो r²/t कांस्टेंट हो जाएगा। दिस implies t will be proportional to r²। इसका मतलब अगर अर्थ का रेडियस आप 2 टाइम इंक्रीज कर दोगे तो उसका टाइम पीरियड 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर r को हाफ कर दोगे तो टाइम पीरियड उसका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाना है हमें। इम्पल्स दिया है, इम्पल्स हमने बताया था पहले भी आप लोगों को कि जब शॉर्ट टाइम के लिए कोई टॉर्क लगाया जाए, क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए कोई टॉर्क लगाया जाए, एक बिग टॉर्क फॉर ए शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम, यानी टाउ इनटू dt आपका इम्पल्स हो जाएगा। ठीक है, यानी L इक्वल टू एफ डी टी, जैसे था वहां पे P इक्वल टू एफ डी टी, वैसे यहाँ पे L इक्वल टू आपका टाउ डी टी हो जाएगा। ये आपको दिया हुआ है, टाउ डी टी आपको दिया हुआ है, J इक्वल टू एम बी आपको दिया हुआ है। ठीक है, और आपको बताना है कि इसका ओमेगा कितना होगा। ठीक है, तो ओमेगा आपको निकालना है। तो अब इसको निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना पड़ेगा हमको। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज हमें पता है कि जो J इक्वल टू एम बी टॉर्क लगाएंगे, जब ये इम्पल्स लगाएंगे तो मोमेंटम में L में कितना चेंज आएगा हमको पता है, ये टाउ डी टी से होता था। ये कितना होता था? ये टाउ डी टी ये होता था हमारे पास में पीछे, ये हमारा इम्पल्स होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे इसको हम निकाल सकते हैं। और ये कंजर्व होगा, जो पहले था वही बाद में भी होगा। तो कंजर्वेशन के लिए जरूरी है क्या, कि हम यहाँ पे चलिए कोई रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स दिस इज पॉइंट ओ, इसका मिडिल पॉइंट सिस्टम का ले लिया हमने L/2 डिस्टेंस पे, ये भी L/2 डिस्टेंस पे हो जाएगा। और इनिशियल इसका निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम।
तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होता है, हमको पता है कि दिस इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है, और J इक्वल टू एम बी लगाया गया है फॉर शॉर्ट टाइम के लिए, यानी ये J इक्वल टू एम बी यानी L इक्वल टू एम बी आपको एक तरीके से इन्होंने दे दिया है ये कि आपका ये जो क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा। कंसीडर अ बॉडी सो इन फिगर कंसिस्टिंग ऑफ टू आइडेंटिकल balls each of mass m connected by a light rigid rod. If an impulse is imparted to the body at one of its end, ठीक है, ये इम्पल्स आपको दिया गया है, P इक्वल टू एम बी आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी होता है, क्या होता है ये, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, यानी P क्रॉस R भी आपका होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ये P इक्वल टू P क्रॉस R से भी निकाल सकते हो, P इक्वल टू आपको यहाँ एम बी दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एन इम्पल्स दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि लीनियर मोमेंटम आपको दे रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर कितना हो जाएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये आपका हो जाएगा एम बी इंटू एल बाई टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एम बी इंटू एल बाई टू, ठीक है। दिस इज योर इनिशियल सिस्टम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम ये कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा आई वन ओमेगा प्लस आई टू ओमेगा, ये ओमेगा को बाहर कर दें और आई वन आई टू की वैल्यू पुटअप कर दें हम, तो ये बन जाएगा एम एल बाई टू का स्क्वायर प्लस एम एल बाई टू का स्क्वायर और ओमेगा को बाहर कर दें, ये सिंप्लीफाई होकर के कितना बन जाएगा, दोनों सेम क्वांटिटी है हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा टू एम एल बाई टू का स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है बेटा, ओके। हमने सपोज किया जब इसको इम्पल्स दिया गया तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा हो गई, ठीक है। तो ओमेगा होने की वजह से अब जो सिस्टम बनेगा उसकी कितनी फाइनल एंगुलर मोमेंटम बनेगी, वो आई वन ओमेगा प्लस आई टू ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। आई हाफ एम आर स्क्वायर, आर की वैल्यू एल बाई टू है यहाँ पे पहले वाले का, ये J1 हो गया या L1 हो गया, ये L2 हो गया, ठीक है। तो ये आपका फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे हम, तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, बोलो, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल आई इक्वल टू एल एफ, ये एम एल बाई टू बी है, ये टू एम एल बाई टू स्क्वायर ओमेगा है, बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो ओमेगा हमको मिल जाएगा, ठीक है। देखो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये एल बी बाई टू हो जाएगा, ये टू इंटू एल स्क्वायर बाई फोर ओमेगा हो जाएगा, एल के स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, टू से इसका टू कैंसिल हो जाएगा, ये टू यहाँ आएगा तो इस टू को भी कैंसिल कर देगा, तो b इक्वल टू सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से एल ओमेगा मिल जाएगा, b इक्वल टू एल ओमेगा मिल जाएगा, और आपको ओमेगा बताना तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी बाई एल मिल जाएगा।
इसी क्वेश्चन को B इक्वल टू आर ओमेगा के इक्विवेलेंट आपको सिचुएशन मिल रही है यहाँ पे, लेकिन कोशिश करेंगे इसको बना करके ही लिखे हम, ठीक है। B/L आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या है, ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहा है, तो सर्किल बनाने की जरूरत है। एक बार सर्किल बना लेंगे तो J इक्वल टू आई ओमेगा या L को इक्वल टू आई ओमेगा बना करके आप इसको बहुत इजीली से बना के समझा सकते हैं, ठीक है ना। सर्किल बना लिया, कोई एक कॉर्ड बना लिया, लेट्स दिस इज द कॉर्ड, ये इसका सेंटर हो गया। अब हम सबको पता है कि सेंटर से जो ये डिस्टेंस होती है मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे ये मिडिल पॉइंट की तरफ आएगा ये डिस्टेंस कम होती जाएगी, ये है ना। अब मिडिल पॉइंट पे डिस्टेंस सबसे कम हो जाएगी, तो इस मिडिल पॉइंट पे आर लीस्ट हो जाएगा। आर लीस्ट हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लीस्ट हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लीस्ट हो जाएगा तो ओमेगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाएगा। जैसे जैसे यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करेंगे फिर डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आर मैक्स है, मतलब आई मैक्स होगा, मतलब ओमेगा मिनिमम होगा। इसी तरीके से इस पॉइंट पे भी आपका आर मैक्स है, मतलब आई मैक्स होगा, मतलब ओमेगा मिनिमम होगा, ठीक है। तो कैसे कर्व बनना है इसका, मैक्सिमम मिनिमम टू मिनिमा जा रहा है, यानी मिनिमम टू मैक्सिमा, मैक्सिमा टू फिर मिनिमा आ रहा है ना। ये कर्व आपका बन जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। ओके, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो, जैसे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, देखो ध्यान देने वाली चीज है। ये बना रहे हैं, ये ऐसे नहीं बनता है, ये नॉन लीनियर चेंज होता है, ऐसे बनता है, ठीक है। नहीं तो हम इस ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं, ध्यान रखना है इसको, कि ए बी सी एंड डी, ठीक है। चेंज इन ओमेगा जो होगा वो नॉन लीनियर होगा, लीनियर नहीं होगा, ठीक है। ओके, लेते हैं तो जो लीनियर में रिलेशन था उसी को यहाँ पे यूज करेंगे। हमको पता है कि एस को थीटा लिखते थे, यहाँ पे एफ को टाउ लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं इसमें वर्क। वर्क का फार्मूला क्या हो जाएगा, वहां पे एफ डी एस से यहाँ टाउ डी थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टाउ डी थीटा हो जाएगा। नंबर 2 एनर्जी है, एनर्जी वर्क का ही फॉर्म हमने देखा था कि कन्वर्ट कर सकते हैं। इस एनर्जी में हम सिर्फ पर्टिकुलरली देखेंगे काइनेटिक एनर्जी को, किसको देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी को। एंड के इक्वल टू वहां पे आपका हाफ एम बी स्क्वायर होता था, इसको के रोटेशनल लिखेंगे। यहाँ पे हाफ एम के जगह पे आई हो जाएगा, बी के जगह पे ओमेगा हो जाएगा, ये आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको जैसे वहां पे पी के फॉर्म पे लिखते थे तो एम बी को पी के लिखते थे तो पी बी हो जाता था, तो 1/2 पी एम बी, तो पी की जगह यहाँ पे एल है हमारे पास, तो ये एल ओमेगा हो जाएगा। या इसी को सिर्फ पी और एम के टर्म में लिखना चाहें हम तो इसको लिख सकते हैं किस तरीके से, वहां पे पी स्क्वायर बाई 2m होता था तो यहाँ पे एल स्क्वायर बाई 2i हो जाएगा। 2 लिखा हुआ ऑलरेडी, बाई आई लिख लेंगे। ये तीनों फार्मूले इंटरचेंजेबल हैं, ठीक है, और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज होंगे, ठीक है। इनका इक्विवेलेंट फार्मूला हमें याद रखना होगा, ये हाफ एम बी स्क्वायर होता था, ये हाफ पी बी होता था, ये हाफ पी स्क्वायर बाई 2m होता था, ठीक है। ये हमको याद है,
बस इसी में क्या करना है हमको, बी की जगह ओमेगा, एम की जगह पे आई पुटअप कर देना है, तो रोटेशनल में काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट है पावर का। पावर आपका रेट ऑफ वर्क होता था, क्या होता था, रेट ऑफ वर्क, ठीक है, रेट ऑफ वर्क, या इसको वर्क आपका क्या होता था कि चेंज इन एनर्जी, तो रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी लिख सकते हैं इसको। इसको हम डी के बाई डी टी लिख सकते हैं, के की जगह पे के आर कर दें तो ये रोटेशनल हो जाएगा। इसी फार्मूले को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं अब हम, तो देखो क्या बन जाएगा, ये डी बाई डी टी के आर की जगह पे क्या रख सकते हैं, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें तो ये मिल जाएगा आपको आई ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा, आई ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी मिल जाएगा आपको, ठीक है, आई डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा। हमको पता है कि डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू क्या होता है, अल्फा होता है, क्या होता है, अल्फा। तो इसको लिख सकते हैं आई ओमेगा अल्फा, और हमको पता है कि आई अल्फा टाउ होता है, तो उसको लिख सकते हैं टाउ ओमेगा। ये इक्विवेलेंट फार्मूला है एफ बी के, क्या पावर इक्वल टू क्या लिखा था हमने, एफ इंटू बी, ये उसके इक्विवेलेंट फार्मूला मिल जाएगा, तो पावर इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टाउ डॉट ओमेगा मिल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो स्लिपिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग, इसको डिफाइन करते हैं एक एक को, और देखते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमारे पास। तो हर एक में हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 स्लिपिंग, देखो when the body slides on a surface, when the body slides on a surface without rotation, then its motion is called slipping, ठीक है। एक डायग्राम बना के देखते हैं इस चीज को क्या है ये। ठीक है, सरफेस ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, और विदाउट रोटेशन अगर ये मोशन कर जाए, यानी स्लाइड कर जाए सरफेस के ऊपर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्लिपिंग, ठीक है। यहाँ पे नोट कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, वी आर नोटिंग दैट नो फ्रिक्शन between सरफेस एंड ऑब्जेक्ट के बॉडी, ठीक है।
इस कंडीशन में है, then the body possesses only translatory kinetic energy and this will be given as half mv square. Example, motion of a ball on a frictionless surface. ठीक है, चलिए देखते हैं स्पिनिंग क्या होगा। सर एक बार दिखाना। स्लिपिंग Okay, स्पिनिंग दोनों को मिला के रोलिंग बनेगा आपका। ठीक है, देन स्पिनिंग, देखो when the body rotates in such a manner that its axis of rotation does not move, then its motion is called स्पिनिंग। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने लाइफ में देखा होगा। खास तौर पे एक गेम करवाते थे जिसमें एक चक्री जैसा होता है, उसको मूव करवाते हैं ना, यहाँ पे तमाम पॉइंट बने होते हैं, जहाँ पे रुक जाता है वो आदमी विनर हो जाता है। ठीक है, कभी देखा है आप लोगों पासिंग ने द पार्सल। हैं? पासिंग द पार्सल। हाँ हाँ, ठीक है, तो वहां पे भी प्योर स्पिनिंग हो रहा होता है। इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ रोटेशन होता है, और इसका मतलब हुआ कि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कौन सी होगी आपके पास में, सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, स्पिन करेगा, तो उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई ये आपका, जैसे पिछले एग्जांपल बनाया था मैंने, ये कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, और क्या किया हमने, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे स्टैंड कर दिया नीचे। क्या कर दिया, इसको हमने हुक कर दिया, यहाँ पे स्टैंड फिक्स कर दिया। अब ये आपका, ये ओमेगा आपका मूव कर सकता है, ये इस तरीके से मूव कर सकता है, चाहे क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज करो ना। ठीक है, जैसे कई बार बच्चे होते हैं, फैन आता है, आप डंडे पकड़ लेते हैं, आप दौड़ते हैं तो फैन आपका रोटेट करना स्टार्ट कर देता है ना, तो वो भी इसका एक क्लासिकल एग्जांपल हो सकता है। तो ये इस तरीके से ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा ऑब्जेक्ट आपका। यानी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ स्पिनिंग होगा, और स्पिनिंग में क्या होगा, आपके ऑब्जेक्ट के पास में सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, कंडीशन क्या है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है ये, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या होगा, फिक्स्ड होगा। एक एग्जांपल देखें इसका, फैन देखा होगा, टेबल फैन हम लोगों ने कई बार। ठीक है, इसी को बोलते हैं मोशन ऑफ
blades of a fan. Motion of blades of a fan. In spinning, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी. इन स्पिनिंग बॉडी possesses only rotatory kinetic energy के आर. अभी पीछे देखा था हमने, इसकी वैल्यू कितनी होगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो हर ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग अलग वैल्यू होगी. इसको जायरोमैग्नेटिक रेशियो के टर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं हाफ एम. आई क्या होता था? एम के स्क्वायर होता है. क्या होता है बेटा? एम के स्क्वायर होता है. तो एम के स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? बी बाई आर स्क्वायर. क्या होता है? बी बाई आर का स्क्वायर. तो इसको सॉल्व कर ले तो ये बन जाए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2. एम को अलग कर दो, बी को अलग कर दो तो 1/2 एम बी स्क्वायर. ये आपकी हो गई ट्रांसलेशनल एनर्जी. अंदर टर्म आ जाएगा के बाई आर का होल स्क्वायर. क्या बन जाएगा? के बाई आर का होल स्क्वायर, या इसको के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दोनों में जो भी लिखना चाहो वैसे लिख दो. के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर या के बाई आर का होल स्क्वायर. हमको पता है कि हम के बाई आर की वैल्यू निकालते रहे हैं, पीछे टेबल बनाया हुआ है हमने. ठीक है, के बाई आर स्क्वायर. तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए के बाई आर की वैल्यू पता है. अगर उसका वेलोसिटी पता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पता है हमें, तो हम उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं. ठीक है ना? तो यहाँ को इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर टाइम्स ट्रांसलेटरी एनर्जी. लिख सकते हैं इसको, यानी के आर इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर इंटू के टी. ठीक है, लिख सकते हैं ना इसको? ठीक है, देखिए कुछ ऑब्जेक्ट के लिए मैं वैल्यू लिख सकता हूं यहाँ पे के बाई आर स्क्वायर की. इनको याद कर लें तो बेहतर होगा. के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर फॉर, लिखते हैं, ये कांस्टेंट होता है हर एक बॉडी के लिए. ठीक है, लेकिन डिफरेंट होगा डिफरेंट बॉडीज के लिए. तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये होता है, रिंग के लिए 1 होता है. इसी तरीके से डिस्क के लिए 1/2 होता है, और आपका सॉलिड स्फीयर के लिए भी 1/2 होता है. सॉलिड स्फीयर के लिए भी 1/2 होता है. ठीक है, तो रिंग के लिए 1, डिस्क के लिए भी 1/2 और सॉलिड स्फीयर के लिए 1/2. ये वैल्यू याद कर लेंगे, याद रहेगा तो भी आपको आगे क्वेश्चन बनाने में बहुत इजी होगा. ठीक है, तो जो टेबल पीछे बना के दिया हुआ है हमने, उसमें से मैक्सिमम ऑब्जेक्ट का के बाई आर की वैल्यू यानी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू आप याद करके रखोगे तो बेहतर होगा. ठीक है, खास तौर पे अभी रोलिंग वाले का न्यूमेरिकल बनाने में. ठीक है ना? तो ये स्पिनिंग हो गया. पहले स्लाइडिंग पढ़ा हमने, फिर स्पिनिंग पढ़ा, और स्लाइडिंग और स्पिनिंग दोनों को मिला दें तो आपका बन जाएगा रोलिंग. क्या बन जाएगा? रोलिंग. पीछे देखना है या हो गया? रोलिंग. रोलिंग क्या है? इन if in case of rotational motion, if in case of rotational motion
of a body, if in case of a rotational motion of a body about a fixed axis, the axis of rotation also moves. The motion is called combined the motion is called combined translatory and rotatory. ठीक है, and this is called rolling. Example, the motion is called combined translatory and rotatory or rolling. Example, motion of a wheel cycle, scooter, car, etc. on road motion of football, ball, etc. rolling on a surface. एग्जाम्पल, जो पहला वाला केस का सर्किल था उसी सर्किल को दोबारा ले लो. बस उसमें हमने सिर्फ स्पिन कराया था तो ओमेगा 0 था, यहाँ पे ओमेगा भी दे देंगे इसको और बी भी दे देंगे. ये मूव भी करेगा सरफेस पे और ये रोटेट भी करता रहेगा. ठीक है, इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इसमें जो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, होगी आपकी, इसको Kn लिखते हैं, नेट काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं. क्या लिखते हैं इसको? कई बार नेट काइनेटिक एनर्जी Kn से नोट करते हैं. ये आपका बन जाएगा Kr प्लस Kt, के रोटेशनल प्लस के काइनेटिक या ट्रांसलेशनल. और अभी पीछे हमने देखा था Kr को भी Kt के टर्म में लिख सकते हैं. कैसे? k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू Kt प्लस Kt के फॉर्म में. Kt अगर कॉमन ले लें यहाँ पे हम तो ये बन जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू Kt. तो k नेट विल बी 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू Kt. अब अगर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो आप बहुत ही इजीली उसका के नेट निकाल सकते हैं. ठीक है, ओके, हो गया? Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा. रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, क्या है ये? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. इसमें मैं जितनी भी लाइन, जितने भी वर्ड लिखूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से. किसी भी पॉइंट से, किसी भी वर्ड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको बहुत ही केयरफुली हम देखेंगे. ठीक है, क्या करेंगे? इसको हम बहुत ही केयरफुली देखेंगे.
ठीक है, ओके। ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया जैसे पीछे लिया हुआ था हमने। ठीक है, ये आपका सरफेस हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने पॉइंट पी से ले लिया। ये आपका ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसको लीनियर वेलोसिटी बी दिखा रहे हैं। लेट्स से दिस इज पॉइंट ओ। तो ये निश्चित तौर पे आपका डिस्टेंस आर हो जाएगा। इसका सर्कुलर ऑब्जेक्ट लिया है तो रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप जितने पॉइंट लिखेंगे, जितने भी वर्ड लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे समझने के लिए। तो एक एक लाइन, एक एक वर्ड को ध्यान से इसको देखेंगे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं फिर इसको समझ लेंगे। बहुत इजी केस है हमारे पास में ये। ठीक है, तो इन केस आप कंबाइंड, in case of combined translatory, in case of combined translatory and rotatory motion, if the object rolls across a surface in such a way that there is no relative motion of the object and surface. ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड सरफेस at the point of contact, at the point of contact। ठीक है, तीनों केस के एग्जाम्पल को ध्यान दो तो डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रोटेशन में ये एक्सिस फिक्स थी, है ना। स्लिपिंग में आपके पास ओमेगा नहीं था। रोलिंग जब कर रहे थे तो ओमेगा भी है, बी भी है, और ये जो कांटेक्ट पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस चेंज भी हो रहा है। ये केस लिया जहां पे जो कांटेक्ट है सरफेस और ऑब्जेक्ट का, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट the motion is called rolling without slipping। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस केस को ऐसे भी देख सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि एक तरीके का ये रोटेशन ही है, सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन ही एक तरीके का, बट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट है ना। विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको
कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे तो भी हमको यही चीज मिलेगा। ठीक है, चलिए अभी इसमें थोड़ा सा पॉइंट और बचा है डिस्कशन का, उसको भी नोट करते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार मिलता है। तो फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ मोशन। फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल for this type of motion, but work done or dissipation energy or dissipation in energy or dissipation of energy or dissipation of energy against friction is zero. Why zero? As there is no relative motion, as there is no relative motion between body and the surface, between body and the surface, between body and surface at the point of contact. ठीक है, तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग may be treated as a pure rotation about an axis, about an axis, ठीक है, at p, about an axis at p, ठीक है, about an axis, ठीक है, through point of contact पैरेलल टू जो इसका अपना एक्सिस था उसके, यानी जो O से एक्सिस पास हो रहे जिसके अलॉन्ग ये रोटेट कर रहा था, इस एक्सिस के पैरेलल अगर P से एक एक्सिस हम चूज कर लें तो उसके अलॉन्ग अगर रोटेशन हम कंसीडर करें तो ये आपका वही मोशन हो जाएगा जो कि O के रिस्पेक्ट में रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, तो P के रिस्पेक्ट में प्योर रोटेशन हो जाएगा। तो इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ये स्टेटमेंट हमको हेल्प करेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने में। ठीक है, तो रोलिंग मोशन thus rolling motion of a body may be treated as a pure rotational motion about an axis through point of contact
with same angular velocity. ठीक है। अच्छा, पीछे हम लोगों ने पढ़ा होगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, तो अगर O के रिस्पेक्ट में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है तो P के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन जाएगा, I प्लस mr² बन जाएगा, है ना। P के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I प्लस mr², m प्लस डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस, ठीक है, I प्लस mr²। तो काइनेटिक एनर्जी आपका के पी के रिस्पेक्ट में नेट काइनेटिक एनर्जी हो जाए हाफ आई पी ओमेगा स्क्वायर होता है। कितना होता है ये, हाफ आई पी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हाफ आई पी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बेटा, हाफ आई पी ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई पी इक्वल टू आई प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। आई को चाहो तो आप एम के स्क्वायर भी लिख करके यहाँ पे रख सकते हैं, या चाहे आप इसको ऐसे ही लिख के रख लो, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके आप यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो सिस्टम का। तो इन रोलिंग एंगुलर वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, एक तरीके से जो मैग्नीट्यूड होता है उसका, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, ऑल पॉइंट्स ऑफ अ रिजिड बॉडी हैव सेम एंगुलर स्पीड बट डिफरेंट लीनियर स्पीड, ठीक है। देखते हैं, पॉइंट का नाम ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट ए, पॉइंट डी, बी सी, ठीक है, ए एंड डी, ठीक है। पहला सिचुएशन लेते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन को देखते हैं। क्या देखते हैं, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है, यानी ट्रांसलेशन है, तब क्या होगा। तो हमको पता है इस केस में आपके पास वेलोसिटी v होती है, और जो वेलोसिटी इसका होता है वही वेलोसिटी इसका होता है, वही वेलोसिटी इस पॉइंट का होता है, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट आपका एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, इसमें किसी तरीके का रोलिंग नहीं होता, ठीक है बेटा, किसी तरीके का रोटेशन नहीं होता है। तो इससे किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी आप देखोगे, उस सब की वेलोसिटी क्या होगी, जो आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी। जिस डायरेक्शन में आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वही इसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी होगी। रोटेशन में क्या क्या सिचुएशन बनेगी, रोटेशन में आपका ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है और इसकी कोई इफेक्टिव वेलोसिटी नहीं होती, यानी b इक्वल टू 0 नहीं होता है ऑब्जेक्ट का आपका लीनियर डायरेक्शन में, ठीक है। तो B पॉइंट पे अगर आपका ये रोटेशन हो रहा होता है तो B पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है। D पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो D पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन ये होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, A पॉइंट पे डायरेक्शन आपका ये हो जाएगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो, ठीक है। इफ योर ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज देन ये सिचुएशन आपको मिलेगी। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा पूरे का, ठीक है। नेक्स्ट रोलिंग में क्या सिचुएशन बनेगी, तो रोलिंग में सिचुएशन ये बनेगी कि जो ए पॉइंट होगा इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये कांटेक्ट पॉइंट है ना, ये इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बी का जो वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा आपके पास में, और इसकी वैल्यू 2b हो जाएगी। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2b हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और डी पॉइंट पे आपका जो वेलोसिटी होगा, ये लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी इस पॉइंट पे आपका ये इस डायरेक्शन में होगी, तो इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी √2b। हमने इस चीज को पीछे सर्कुलर मोशन में अच्छे से देखा हुआ था कि bt एंड br,
ये परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होते थे और इनका रिजल्टेंट जो होता था वो अंडर रूट BT स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर निकालते थे, क्योंकि दोनों की वैल्यू B है तो B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से ये अंडर रूट 2B आ जाएगा। तो D पॉइंट पे जो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी और उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2B होगा। B पॉइंट पे 2B होगा और A पॉइंट पे 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि B पॉइंट पे आपका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी B इसी डायरेक्शन में होगी और जो ये वेलोसिटी ये भी इसी डायरेक्शन, तो B प्लस B 2B हो जाएगा। A पे जो B वाली है आपकी इस डायरेक्शन में होगी, जो B टेंजेंशियल वाली है वो इस डायरेक्शन में होगी, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और B यहाँ पे 0 मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात?